हाय, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, काफी समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पैरासाइट ब्लीडिंग को लेकर, जिसपे मुझे काफी सारे कमेंट्स आए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और मुझे एक चीज महसूस हुई उन कमेंट्स को देखकर कि बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर, इस बात को लेकर, इस टर्म को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ जिन चीजों को, जिन कमेंट्स को रिप्लाई कर सकूं उनको मैं रिप्लाई करूं। बाकी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मेरी समझ के बाहर होती हैं, बिकॉज आप सब कुछ जानते हैं कि मैं कोई मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूं और ना मैं ऐसी कोई जानकारी रखती हूं। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूं। तो बहुत सारे कमेंट्स का तो मैं रिप्लाई करती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं करती हूँ। मैं उसके लिए आपको परामर्श देती हूँ कि आप अपने डॉक्टर से बात करें। पैरासाइट ब्लीडिंग या सबक्रॉनिक हैमरेज जो होता है, या सबक्रॉनिक हेमाटोमा, ये चीजें एक ही हैं। इससे जुड़ी कुछ बातें हैं जो मैं चाहूंगी एक बार फिर, या एक नए तरीके से, या कुछ नई नई चीजें ऐड करके मैं आप सबको एक बार फिर से बता सकूं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है, सबक्रॉनिक हैमरेज या फिर पैरासाइट ब्लीडिंग या फिर सब क्रॉनिक हेमाटोमा। ये तीनों चीजें जो हैं वो एक ही हैं। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो पहला चीज क्या होता है, इसमें किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब प्रोस एंड कॉन्स क्या होने चाहिए, सिम्टम्स क्या होते हैं और साथ में हमें क्या करना चाहिए। तो इन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। और साथ में मैं आपको अपना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट दिखाऊंगी, जिसमें आपको समझ में आएगा कि कितना क्या चीज नॉर्मल होता है, क्या चीज नहीं है। जो एक्सप्लेन कर सकती हूँ वो मैं करूंगी, जो नहीं कर पाऊंगी उसके लिए मुझे माफ करिएगा। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। पहली चीज, सबक्रॉनिक हैमरेज या पैरासाइट ब्लीडिंग या सबक्रॉनिक हेमाटोमा क्या होता है। बच्चेदानी के बाहर ब्लीडिंग होना, या फिर वो जो पोर्शन होता है बच्चेदानी और बच्चे के बीच में जो एक पोर्शन होता है, उसे कोरियन कहते हैं। कोरियन, वो कोरियन जो होता है, कोरियन के नीचे ब्लीडिंग हो जाना, उसे कहते हैं सबक्रॉनिक हैमरेज या सबक्रॉनिक हेमाटोमा या पैरासाइट ब्लीडिंग। दूसरा, ये बहुत रेयर होता है। जैसे कि अगर 100 लोगों का अल्ट्रासाउंड हुआ है या सोनोग्राफी जिसे कहते हैं होता है, तो उसमें 2-3 लोगों को निकलेगा ये सबक्रॉनिक हैमरेज। अगर ये कम लोगों को निकलता है तो आपके मन में ये विचार होगी, तो फिर क्या ये नॉर्मल है या नहीं है। वेल, ये नॉर्मल तो नहीं है, ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके लिए थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। दूसरा, क्या हमें इसके लिए परेशान होने की जरूरत है। वेल, जैसे मैंने कहा, ये नॉर्मल तो नहीं है, पर इसके लिए पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सावधानियां अगर आप बरतेंगे तो इससे हम उभर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जब होगा तो उसमें सेंटीमीटर दिखाई देगा कि पैरासाइट ब्लीडिंग है या सबक्रॉनिक कलेक्शन है, इतने से इतने सेंटीमीटर में। वो सेंटीमीटर आपको बताएगा कि आपको परेशान होना है या नहीं है। अगर छोटा है तो परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। वो थोड़ी परेशानी की बात हो सकती है। दूसरी बात, एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कहते हैं कि एक 25 साल की उम्र में अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान करता है तो उसको कम चांसेस हैं ये चीज हो, लेकिन अगर बड़ी एज में होता है तो चांसेस हैं कि उसको सबक्रॉनिक कलेक्शन हो, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो कहते हैं ना, उसमें लिखा जाता है, जब आप अल्ट्रासाउंड करने जाएंगे तो आपकी एज पूछी जाती है, उसमें बताया जाता है बाकायदा कि 35 की एज के बाद की जो प्रेगनेंसी होती है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि उसमें तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, और ये भी उसका एक कारण है। ओके, तो सबक्रॉनिक हैमरेज में एज बहुत मायने रखता है। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं समय पर शादी कर लो, समय पर फैमिली प्लानिंग कर लो। जितनी कम एज में आप प्लानिंग करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। अब एक और चीज है, किस स्टेज में है ये प्रॉब्लम।
इनिशियल स्टेज में अगर आपको सबक्रॉनिक कलेक्शन दिखाई देता है तो इसे क्योर कर लिया जा सकता है। और जैसे कि कहा, साइज भी मैटर करता है। बड़े स्टेज में अगर आते हैं, जैसे कि आपको पता है प्रेगनेंसी में 3 स्टेजेस होते हैं, तो तीसरे चरण में या सेकेंड जो स्टेज है उसमें आ जाए तो वो थोड़े से परेशान करने वाली बात होती है। ठीक है, देखो ये जो भी है फ्रैंकली मैं आपको बता रही हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये वीडियो देखते देखते आप परेशान हो जाएंगे। मुझे भी था, मैं भी बहुत परेशान थी, मैंने भी बहुत वीडियोस देखे, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरी परेशानी बनी की बनी रह गई, लेकिन क्योर हुआ। तो बेवजह अपने आप को परेशान करने का क्या मतलब है? आप अपनी टेंशन को बढ़ाएंगे और फिर जो नहीं होना है वही होगा। तो बेहतर है जो भी आ रहा है सामने आप उसको एक चैलेंज के तौर पर फेस करें। ओके, अपने जो भी सवाल है अपने डॉक्टर से पूछिए। अगर इन चीजों पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या हो सकता है? इसमें डॉक्टर्स का कहना है कि इसमें प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस हैं। प्री टर्म डिलीवरी का मतलब समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस हैं, दर्द शुरू हो सकता है। एब्रप्शन ऑफ द प्लेसेंटा सेकेंड वजह है ये कि प्लेसेंटा जो है वो अपनी जगह से छूट जाए। प्लेसेंटा बच्चे से कनेक्टेड होता है और प्लेसेंटा माँ से कनेक्टेड होता है, तो प्लेसेंटा अगर छूट जाएगा तो बच्चे से कनेक्शन टूट जाएगा, और वो प्लेसेंटा ही है जिसके थ्रू बच्चे को नरिशमेंट, पोषण सब कुछ मिलता है। तीसरा वजह है मिसकैरेज का, ये भी एक वजह होगी। प्लस सबक्रॉनिक हैमरेज अगर है तो ये हो सकता है। और चौथा है स्टिल बर्थ। कई बार आप देखते हैं कि बच्चे पैदा होते हैं लेकिन बच्चे पैदा होने के बाद जो है वो नहीं रहते, गुजर जाते हैं। अब ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, ये चांसेस हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये श्योर नहीं है कि ऐसा होगा। ये वर्स्ट कंडीशन में ऐसे चांसेस होते हैं। अब आपको सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो सिम्टम्स क्या होते हैं? मेरे केस में कोई सिम्टम्स नहीं थे, मेरे केस में कोई स्पॉटिंग नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में वर्जाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग जो है ये देखी जा सकती है। आपको मैंने इसके भी कई सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, उसमें बार बार मैंने रिपीट किया, अगर आपको ब्लीडिंग हो, किसी भी तरह की हो, थोड़ी हो, ज्यादा हो, कैसी भी हो, किसी भी वक्त हो, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिएगा, आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे। अब अगर सबक्रॉनिक हैमरेज अगर हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर सबक्रॉनिक हैमरेज होता है तो सबसे पहली चीज आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट जो है आप उनसे बात करेंगे, ये तो ऑब्वियस चीज है। हमारा जैसे ही अल्ट्रासाउंड होता है हम अपने डॉक्टर को अपना जो भी है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और ये नॉर्मल बात है। दूसरी बात, हमको एक्सर्शन मतलब ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना है। अगर डॉक्टर, वैसे मेहनत वाला काम तो ऐसे केस में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेड रेस्ट अगर डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करें तो आप बेड रेस्ट करिए। बेड रेस्ट तब कहा जाता है जब डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आप मानने वाले नहीं है, पहला चीज। दूसरा, अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ये केस थोड़ा सा सीरियस हो सकता है तो आपको बेड रेस्ट सजेस्ट करेंगे। लेकिन अगर बेड रेस्ट सजेस्ट किया है तो आप टेंशन मत लीजिए, यार सीरियस वाला केस है। बेड रेस्ट सजेस्ट करने का मतलब है कि इसको संभाला जा सकता है, आप इस तरह से लीजिए। और है नो फिजिकल रिलेशनशिप्स, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। नो फिजिकल रिलेशनशिप मतलब थोड़ा आपको हस्बैंड से दूरी बरतनी है। तो ये जो चीज मैंने आपको बताया सबक्रॉनिक हैमरेज, इन शॉर्ट अगर आपको मेरा आज का वीडियो सुनकर आपको थोड़ा बहुत टेंशन हो गया तो मैं आपको एक चीज बता दूं, 2 चीजें बताऊंगी। एक मेरा केस, मुझे सबक्रॉनिक हैमरेज था, छोटा सा था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कभी कोई ब्लीडिंग नहीं थी। मेरी डिलीवरी बहुत आसानी से हो गई, हालांकि ऑपरेशन से हुई थी, बिकॉज मेरी जो बच्ची है वो ब्रीच पोजीशन में थी। लेकिन मुझे कभी पैरासाइट ब्लीडिंग से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ना, मुझे डॉक्टर ने कभी कोई काम करने से मना नहीं किया, कभी कोई बेड रेस्ट नहीं सजेस्ट किया। ओके, दूसरी बात, मेरी एक और फ्रेंड है जिसको बहुत ही क्रिटिकल केस था उसका, मतलब उसको खतरनाक वाली ब्लीडिंग थी। ट्रस्ट मी, उसको जैसे ही प्रेगनेंसी उसका पता चला, उसको ब्लीडिंग शुरुआत के मन से थी और उसको 7.5 महीने नहीं 8वें महीने पे उसकी डिलीवरी करवाई गई है। उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग थी एक्चुअली, इसके लिए उसको सिर्फ बेड रेस्ट कहा गया था और उसने डॉक्टर की बात मानी। उसको बहुत हेल्दी बेबी हुआ, 8वें महीने पे हुआ है, ऑपरेशन के थ्रू हुआ है, लेकिन उसको एक बहुत हेल्दी बेबी हुआ।
क्यों? क्योंकि उसने डॉक्टर की सारी बात सुनी, सारी बात मानी है। तो ये चीजें होती हैं, माना कि 2 से 3% में होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको सुधार नहीं सकते हैं। ये चीजें क्योरेबल हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं, तो मैं ऐसे 1-2 क्वेश्चन जरूर बताना चाहूंगी। एक आध क्वेश्चन है, कितने दिन में खत्म होता है? वेल, ये तो शुरुआत के टाइम पे ही आपको पता चल जाएगा अल्ट्रासाउंड में। अगर शुरुआत के टाइम पे डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, आप प्रिकॉशंस बरतते हैं, तो बहुत जल्दी, मतलब मेरे ख्याल से आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने से पहले ये फिनिश हो जाएगा। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खत्म नहीं भी हुआ, लेट सपोज, तो उसके बाद आपको थोड़ा कॉशन लेने की जरूरत है, वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। मेरा जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 4th में खत्म हुआ था, और 5वें महीने तक मुझे याद है मुझे डॉक्टर ने ये मेडिसिन खाने के लिए कहा था। डॉक्टर ने एक्चुअली मुझे मेडिसिन देकर भूल भी गई थी। वो तो मैंने पूछा डॉक्टर से कि अब मैं इसको बंद कर दूं। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, बंद कर सकते हो। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, उसके एंड तक बिल्कुल बिल्कुल नदारद हो जाएगा। मैं आपको अपने अल्ट्रासाउंड की 2 रिपोर्ट्स दिखाऊंगी। एक जनवरी में हुआ था, एक फरवरी में हुआ था। मैंने दिसंबर में कंसीव किया था, तो ये 2 महीने के अल्ट्रासाउंड में दिखाई दिया था। 18 वीक्स का जब होता है आपका क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड, उसमें ऐसी कोई भी चीज मेंशन नहीं थी। डज इट डिक्रीज बाय टाइम? Yes, it decreases. ये समय के साथ ये कम होता है। और नीड टू टेक एनी मेडिकेशंस फॉर दिस? यस, डॉक्टर्स अगर पैरासाइट ब्लीडिंग देखते हैं या सब क्रॉनिक हेमरेज देखते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिसिन देंगे टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। ओके, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इट्स ऑल गुड। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना ख्याल रखना है, टेंशन नहीं लेना है। तो मैं मिलती हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय। मैं अपने चैनल पर अपनी प्रेगनेंसी, अपना चाइल्ड केयर जो है, इससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ अपने वीडियोस के माध्यम से शेयर करती हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे वीडियोस के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं।